हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट 17 को। इससे पहले 16 मॉक टेस्ट को हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है और अब तक भी आप लोगों में से जिसने भी पहले के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं किया है, आप वहाँ जाएँ, पिछले वीडियो में जाएँ और पहले के मॉक टेस्ट को जरूर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपके लिए जो प्रश्न का कलेक्शन किया जा रहा है, दरोगा के प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रखते हुए जो कलेक्शन तैयार किया जा रहा है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक एक प्रश्न पर मेहनत किया जाता है, तब आपके लिए प्रैक्टिस सेट में प्रश्न को शामिल किया जाता है। इसलिए अब तक भी आप लोगों में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह कोविड के कारण रुक गया था और अब इसको जारी कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें शीर्ष सूचकांक जो है कौन से राज्य ने प्राप्त किया है। ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका केरल। यानी हाल ही में जारी नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 2020-21 के कोविड काल के लिए हाल ही में नीति आयोग ने वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। इसमें 19 बड़े राज्य में से पहला, दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने प्राप्त किया है। बिहार का स्थान इसमें 19वां है। तो आप बिहार के निवासी हैं, इसलिए बिहार को याद रखना नहीं भूलेंगे। तो बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान इस सूची में 19वें नंबर पर है और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से सबसे प्रथम स्थान जो है त्रिपुरा ने प्राप्त किया है। किसने? त्रिपुरा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किस में से? तो 8 छोटे राज्यों में से, पूर्वोत्तर के 8 छोटे राज्यों में से सबसे अच्छा प्रदर्शन त्रिपुरा ने किया है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। किस राज्य का राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आपको बताना है कि किसी राज्य का राज्यपाल जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ए है अनुच्छेद 123, बी है अनुच्छेद 61, सी है अनुच्छेद 72 और डी है अनुच्छेद 213। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 213। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है और अनुच्छेद 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो बात है वह अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त होता है वह अनुच्छेद 72 के तहत होता है और राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होता है वह अनुच्छेद 213 के अनुसार। तो यहाँ से याद रखेंगे आप सभी अनुच्छेद को। मैं फिर से बोल दूं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 अनुच्छेद के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 और राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वह अनुच्छेद 213 के अनुसार। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। हक्की और पिक्की किस राज्य की जनजाति है? हक्की और पिक्की किस राज्य की जनजाति है? ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए कर्नाटक। हक्की पिक्की जो है कि कर्नाटक राज्य की जनजाति है। हक्की पिक्की जनजाति की उत्पत्ति का स्थान जो है कि गुजरात, राजस्थान माना जाता है, परंतु वर्तमान में इसकी सर्वाधिक आबादी कर्नाटक में है और कर्नाटक में भी खास करके शिमोगा जिले में जो है, कर्नाटक का एक जिला है शिमोगा जिले, वहां पर निवास करती है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 पर। आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता किसको माना जाता है? ए तेज राजा को,
बी राजा रवि वर्मा को, सी प्रेम हुसैन को और डी तैयब मेहता को। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी यानी राजा रवि वर्मा को। आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता राजा रवि वर्मा को माना जाता है। तो याद रखेंगे आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता राजा रवि वर्मा को कहा जाता है या माना जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ, चाय और चीनी नहीं, चाय पत्ती और चीन का मतलब चीन जो देश है, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। एक अधिनियम लाया गया था जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो किस अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था? इसमें भारत में व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त करने के बाद भी चाय पत्ती यानी चाय और चीन के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को बरकरार रखा था, उसको समाप्त नहीं किया था। यही प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प है आपके पास। विकल्प ए 1813 का चार्टर अधिनियम, विकल्प बी 1833 का चार्टर अधिनियम, विकल्प सी 1853 का चार्टर अधिनियम और विकल्प डी 1873 का चार्टर अधिनियम। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जो है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये अनुदान प्रदान किए जाने की घोषणा भी की गई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? यहाँ ध्यान देना है कि नहीं है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि नहीं पर ध्यान नहीं रहता है और उत्तर गलत भी ले लेते हैं। तो आइए समझते हैं। पहला विकल्प है चंदहुदड़ो, दूसरा विकल्प है कोट दीजी, तीसरा विकल्प है सोहगौरा, चौथा विकल्प है देसलपुर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी यानी सोहगौरा। सोहगौरा जो है यह हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगौरा क्या है? हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सोहगौरा है क्या? तो सोहगौरा अशोक के युग के शिलालेख के लिए जो है कि प्रसिद्ध है। सोहगौरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो अशोक के समय के शिलालेख के लिए सोहगौरा प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति जो है इसमें ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? विकल्प ए गतिज ऊर्जा, विकल्प बी स्थितिज ऊर्जा, विकल्प सी सौर ऊर्जा और विकल्प डी विकिरण ऊर्जा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए गतिज ऊर्जा। यानी वायु जब तक स्थिर है, वायु तो रहता ही है, वायु बिल्कुल शून्य नहीं हो सकता है। तो वायु जब गति में आता है तो टर्मिनेटर क्या होता है? पवन चक्की घूमता है, उसके माध्यम से डायनमो घूमता है और उससे फिर विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो वायु की गतिज ऊर्जा, वायु शक्ति की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया आपका विकल्प ए। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप? तो ऊर्जा का गतिज ऊर्जा जो है कि रूपांतरित होकर के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ स्थित है? यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपको बताना है कि इनमें से कर्क रेखा से सबसे नजदीक सटा हुआ शहर कौन सा है? ए है अहमदाबाद, बी है वाराणसी, सी है उज्जैन और डी है जबलपुर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी जबलपुर। इसको जब आप डिग्री के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा शहर कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है तब आपको यह अच्छे से पता चलेगा। फिलहाल आप याद रखें कि इनमें से जबलपुर जो है कर्क रेखा से सबसे निकट में स्थित है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? यानी जब द्रव में अशुद्धि मिला देंगे तो उसका क्वथनांक क्या होगा? ए घट जाएगा या घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है।
अशुद्धियों के कारण क्या होगा कि द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो समझ लेते हैं कि क्वथनांक होता क्या है। क्वथनांक वह ताप है, तो क्वथनांक क्या है, ताप को निर्देशित करता है। क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव उबलने लगता है और अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, अशुद्धियों के कारण क्या होगा, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच में मध्यस्थ के रूप में जो काम करता है वह कौन काम करता है आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके पास, ए परजीवी, बी अपघटक, सी उत्पादक और डी उपभोक्ता। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी यानी उत्पादक। जैविक घटक मतलब जो सजीव है वह जैविक घटक है, और अजैविक घटक जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु है, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। तो दोनों के बीच में मध्यस्थ के रूप में जो काम करता है वह उत्पादक काम करता है, प्रोड्यूसर काम करता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पर। निम्न में से कौन सा देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है, कौन सा देश है, ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा और डी फिलीपींस। तो आपको बताना है कि कौन सा देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा नहीं है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है क्या, तो द रिंग ऑफ फायर या प्रशांत परिमेखला प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित एक क्षेत्र है। यहां बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। यह एक घोड़े की नाल के आकार का समुद्र के चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ है। दुनिया के 75% से भी अधिक सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी जो है इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा जो है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है आपको बताना है कि कौन सा अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, विकल्प ए मौलिक अधिकार है, विकल्प बी प्राकृतिक अधिकार है, विकल्प सी संवैधानिक अधिकार है और विकल्प डी कानूनी अधिकार है। आपको बताना है कि मत देने का अधिकार जो है और निर्वाचित होने का जो अधिकार है, 4 विकल्पों में से कैसा अधिकार है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका संवैधानिक अधिकार। क्या हो जाएगा, भारत में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है एक संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या होता है उसको समझ लेते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो किसी भी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी देश के संविधान के द्वारा उस देश के नागरिकों को प्रदान किया जाता है, उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्नलिखित में से किस जीव में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है। तो आपको 4 विकल्पों में से बताना है कि किसमें बाह्य निषेचन होता है। विकल्प ए पक्षी, विकल्प बी मेढक, विकल्प सी मनुष्य और विकल्प डी तिलचट्टा। तो आपको बताना है कि किस जीव में बाह्य निषेचन होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका मेढक। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। आइए बाह्य निषेचन को थोड़ा सा और डिटेल करके समझते हैं। वैसा निषेचन जिसमें नर और मादा, नर युग्मक और, फिर से सुनते हैं इस बात को, वैसा निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक शरीर के बाहर फ्यूज करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, जिसमें नर और मादा सेल जो होता है, रिप्रोडक्टिव सेल, दोनों शरीर के बाहर फ्यूजन करते हैं, युग्मक बनाते हैं, इसको बाह्य निषेचन बोलते हैं। और यदि मानव में पूछा जाता है कि निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, इसका जवाब होता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। किसने कहा था कि मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। मनुष्य को क्या समझ लेना चाहिए, कि मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है।
किसने कहा था? विकल्प ए सोरोकिन, विकल्प बी रिचर्ड डेवी, विकल्प सी वर्गेल और विकल्प डी माल्थस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माल्थस। माल्थस ने कहा था कि मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। निम्नलिखित में से किस संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता था? निम्नलिखित में से किस संत को चिरागे ये दिल्ली कहा जाता था? विकल्प ए मोइनुद्दीन चिश्ती को, विकल्प बी, यहां पर दो चीज आपको, ये जो चिश्ती लिखा हुआ यहां से चिश्ती आप काट देंगे, यानी पहला विकल्प हो गया आपका मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा विकल्प है आपका फरीदुद्दीन, तीसरा विकल्प है निजामुद्दीन औलिया और चौथा विकल्प है नसरुद्दीन। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी, यानी कि नसरुद्दीन, चिश्ती नहीं रहेगा। तो निम्नलिखित में से किस संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता था? तो नसरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता था, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार करके कहां ले जाया गया था? ठीक है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार किया गया। यह मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, कहां से गिरफ्तार किया गया था? मुजफ्फरपुर से। तो मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कहां ले जाया गया आपको बताना है। ए मुंगेर, बी रांची, सी पटना और डी रंगून। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, उनको मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार करके पटना ले आया गया था। 7 सितंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार करके मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार करके पटना ले आया गया था। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर या सैंडल पीक स्थित है। तो कहां पर स्थित है? अंडमान छोटे छोटे अनेक कई द्वीप समूहों में बटा हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें से निम्न में से किस द्वीप समूह पर स्थित है। बृहद निकोबार, बी है मध्य अंडमान, सी है उत्तरी अंडमान और डी है लघु अंडमान। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, उत्तरी अंडमान में स्थित है सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह को मिलाकर के सर्वोच्च चोटी जो है उसको पाल्यान शिखर या सैंडल पीक कहा जाता है। कहां पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है, याद रखिएगा। और यहां पर एक क्वेश्चन मैं पिछले बार बताया था पिछले वीडियो में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री, बीच से अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है 10 डिग्री चैनल। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहां हुई थी? तो पहली बौद्ध संगति कहां हुई थी? 4 विकल्प है आपके पास। ए वैशाली में, बी पाटलिपुत्र में, सी गया में और डी राजगृह में। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी आपका विकल्प डी यहां पर सही जवाब है, राजगृह में। कहां पर हुआ था? महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि चारों बौद्ध संगति कहां कहां हुई थी, या तो आप जानते होंगे, उसके बाद आपको साथ में लिखना है कि चारों बौद्ध संगति के समय किस किस राजा के शासनकाल में हुआ था, और सभी चारों बौद्ध संगति के बारे में लिखेंगे कि उसके अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष कौन थे। यह 3 बात लिखकर आप हमें पोस्ट करें और आइए अपनी सक्रियता को जरूर प्रदर्शित करिए। आप लोगों के लिए जो मैं प्रश्न तैयार करता हूं इसमें मेहनत तो अथाह करता ही हूं, ताकि आप लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके। और आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं, आप कोई छोटे मोटे परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं एक बड़े पोस्ट के लिए, दरोगा पोस्ट के लिए तैयारी। इसमें दिलेर और दिलदार दोनों होना जरूरी है। और आप कंजूसी करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, तो यह कंजूसी से काम नहीं चलने वाला है। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और समय मिले तो वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। भला करने से भला होता है, भला करने से कुछ घटा नहीं होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई? विकल्प ए है होम रूल आंदोलन, विकल्प बी है सूरत विभाजन, विकल्प सी है स्वदेशी आंदोलन, विकल्प डी है 1908 में उनका कारावास। ठीक है, तो 1908 में उनके कारावास के कारण उनको बाल गंगाधर तिलक से लोकमान्य की उपाधि मिली, या किससे मिली आपको बताना है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के बाद जो है कि उन्हें लोकमान्य की उपाधि जो है प्रख्यात हुए।
इसका ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करूँगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी और भी बातें हैं जो डिटेल करने से ही आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जब पुणे और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में क्या हुआ था, प्लेग फैल गया था। 1897 में मुंबई और पुणे में एक प्लेग की चपेट में आने से पुणे के सहायक जिला कलेक्टर मिस्टर रैंड ने क्या किया था कि घरों को जलाकर और यहां तक कि प्रभावित लोगों को, प्लेग से प्रभावित लोगों को गोली मार दिया था। ठीक है, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो बीमारी को रोकने के लिए मिस्टर रैंड ने इतना क्रूर हरकत किया था। इस हरकत से बाल गंगाधर बहुत प्रभावित हुए। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपना समाचार पत्र केसरी में उन्होंने इस घटना का एक कड़ा विरोध किया। इस विरोध के बाद लोगों ने मिस्टर रैंड की हत्या कर दी। मिस्टर रैंड की हत्या के बाद तिलक पर हत्यारों को यानी लोगों को उकसाने के आरोप में उनको 18 महीने की, बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की सजा हो गई। वह जेल से जब लौटे तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में लौटे, क्योंकि लोगों के बीच उनकी काफी चर्चा हो गई थी। एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उनको मान्यता मिल चुकी थी। सुनवाई और सजा के दौरान, सुनवाई और सजा, जब लोग जेल में जाते हैं तो सुनवाई होती है और सजा के बारे में सजा सुनाया जाता है। इस दौरान उनको लोकमान्य की उपाधि प्रदान की जा चुकी थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था लोगों का प्रिय नेता। लेकिन 1916 में हुए होम रूल लीग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफी प्रसिद्धि मिली और इसी आंदोलन में महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें लोकमान्य तिलक कहा। तो सही उत्तर हो सकता है यहाँ पर कभी कभी 1900 कारावास के दौरान में भी, लेकिन वास्तविक बात क्या है कि जब प्रसिद्धि मिली वह होम रूल लीग आंदोलन था, जब उन्हें तिलक को मतलब कि लोकमान्य के रूप में प्रसिद्धि मिली। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। मैंने कई प्रश्न को अलग अलग पुस्तक से निकाल कर देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी देखा, तो यहाँ पर होम रूल लीग आंदोलन ही उत्तर लिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी मैंने उत्तर लिया है होम रूल लीग आंदोलन। आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, 40वें नंबर प्रश्न पर। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो मैंने 2 प्रश्न को करंट अफेयर्स से लिया है, पीछे एक में बता चुका था, और आइए दूसरा भी जो है वह करंट अफेयर्स पर आधारित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नए संसद भवन नहीं बल्कि पुराने संसद भवन के भी वास्तुकार कौन था, यह आपको बताना है। ये आप कमेंट करके हमें बताएं, मैं अगले वीडियो में आपको इसका डिटेल बताऊंगा। बहुत सारे, कलकत्ता के वास्तुकार कौन है, संसद भवन के वास्तुकार कौन है, इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है, आपका चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, अलग अलग भवन के, ताजमहल के वास्तुकार कौन रहे, तो अलग अलग भवन के लिए वास्तुकार कौन कौन थे, सबको आपको पढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि नए संसद भवन का डिजाइन तैयार हुआ है तो वर्तमान संसद भवन के बारे में ही पढ़ेंगे, ये सही नहीं, बल्कि पहले के सभी वास्तुकार को आप रट लीजिए, क्योंकि वास्तुकार की बात आई है तो वास्तुकार पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में नए संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है, तो उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? विकल्प ए है बिमल पटेल, विकल्प बी है अनिल वर्मा, विकल्प सी है सुयश शर्मा और विकल्प डी है हरिश्चंद्रन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए बिमल पटेल, यानी नए संसद भवन का डिजाइन बिमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया है। ये था आज का हमारा दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेट। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।